क्या कभी आपने ऐसा फील किया है कि आप अलग तरीके से बोलते हैं, आपकी ड्रेस पहनने की जो सेंस है वो बिल्कुल दूसरों से अलग है, तो लोग कैसा फील करते हैं? आपसे बातचीत करते हैं, आपको अपने ग्रुप में शामिल करते हैं? नहीं करते, बल्कि बहुत बार तो मजाक बनाते हैं। ये लेसन कुछ इसी तरह की थॉट प्रोसेस पर है, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि मार्जिनलाइज्ड कौन लोग होते हैं और किस वजह से होते हैं। तो इसमें देखिए, शुरू में यही बताने की कोशिश करिए, आपकी क्लास में बहुत सारे जैसे बच्चे हैं, आप उनके जैसे नहीं हैं, और आपका म्यूजिक के लिए, फिल्मों के लिए टेस्ट दूसरों से अलग है। आपके बोलने का तरीका, उसका एक्सेंट अलग है। आप क्लास में दूसरों से ज्यादा बातें नहीं करते हैं, और आप वही गेम नहीं प्ले करते जो कि दूसरे बच्चे करते हैं। आप अलग तरीके से ड्रेस पहनते हैं, तो इस बात की बड़ी संभावना है कि वो आपको अपने ग्रुप में इन नहीं करेंगे, यानी कि शामिल नहीं करेंगे। ये तो क्लास की बात हुई। अब सोसाइटी में भी ऐसे होता है। सोशल एनवायरनमेंट में भी कुछ ऐसे लोगों के ग्रुप होते हैं, कम्युनिटीज के ग्रुप होते हैं, जो एक्सक्लूडेड फील करते हैं, यानी कि वो दूसरों के ग्रुप में शामिल नहीं किए जाते हैं। क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, फॉलो डिफरेंट कस्टम्स, अलग रीति रिवाज मानते हैं, और अलग रिलीजन को बिलोंग करते हैं। जैसा कि वहां पर मेजोरिटी के लोग हैं, उससे अलग है आपका, तो आप मार्जिनलाइज फील करेंगे। अब मार्जिनलाइज वर्ड किससे बना है? आपने अपनी कॉपी देखिए, साइड में एक लाइन होती है ऐसे, आपकी कॉपी में, इसे कहते हैं मार्जिन। अब ये जो एरिया है, ये मार्जिन, ये कम है ना, और जो ये वाला एरिया है सारा, ये ज्यादा है। तो जो लोग संख्या में कम होते हैं, वो ही मार्जिनलाइज कहलाते हैं इस एरिया की तरह से। समझ में आ गई ये बात? अब चलिए हम आगे देखते हैं। तो जो इस तरीके के लोगों के ग्रुप होते हैं, उन्हें सोसाइटी में लो माना जाता है, यानी कि छोटा माना जाता है। ऐसे ग्रुप हमेशा, उनमें डर बना रहता है, उनके प्रति हॉस्टिलिटी, यानी कि दुश्मनों जैसा व्यवहार किया जाता है, और उन्हें एक प्रकार का ये लगता है कि वो पावरलेस हैं। ऐसे लोग, उन्हें लगता है डिसएडवांटेज, उन्हें कोई दूसरों को जैसे बड़े बेनिफिट मिल रहे हैं, वो उन्हें नहीं मिलते हैं। क्योंकि जो ज्यादा पावरफुल लोग हैं, जो डोमिनेंट सेक्शन है, यानी कि जिनकी संख्या ज्यादा है, या संख्या से मान लीजिए जिनके नंबर ज्यादा हैं, वो तो कहलाएंगे डोमिनेंट सेक्शन, पावरफुल सेक्शन। और जिनके नंबर कम है, वो कहलाएंगे मार्जिनलाइज्ड, और इसीलिए वो पावरलेस फील करेंगे। अब हमारी सोसाइटी में जो डोमिनेंट सेक्शन होते हैं, वो ज्यादातर कैसे होते हैं? वेल्दी होते हैं, अमीर होते हैं, बेटर एजुकेटेड, ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, और पॉलिटिकली पावरफुल होते हैं ये लोग। और इस लेसन में जो हम मार्जिनलाइज लोगों को डिस्कस करेंगे, उसमें उनके इकोनॉमिक, यानी कि पैसे की स्थिति क्या है, सोसाइटी में उनकी जगह क्या है, कल्चरल पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये सब डिस्कस करेंगे, और जिसकी वजह से वो मार्जिनलाइज फील करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। आप ये यहाँ पर एक आदिवासी फैमिली दिखाई गई है। ये दिल्ली में बैठे हैं, और सोमा और हेलन ये रिपब्लिक डे परेड देख रहे हैं टीवी पर अपने ग्रैंडफादर के साथ। अब इसमें ये बच्ची कहती है, अरे आदिवासी फ्लोट कर रहा है। अब ये पूछती है ये बड़े वाली लड़की कि दादू, हमेशा आदिवासियों को डांस करते भी क्यों दिखाया जाता है? यस,
डोंट दे नो एनीथिंग एल्स अबाउट अस? क्या इन लोगों को हमारे बारे में और कुछ नहीं पता कि हमें डांस के अलावा कुछ और भी आता है? अब दादू क्या जवाब देते हैं? दादू जवाब देते हैं कि जो आदिवासियों का जीवन था वो भी पहले बहुत रिच था, लेकिन लोगों को ना उसके बारे में पता ही नहीं है। जब मैं दादू बताते हैं कि जब मैं यंग था, छोटा था, और हमारा एक गांव था उड़ीसा में जो बहुत सुंदर था। हमारे पास लैंड थी, हमारे चारों तरफ फॉरेस्ट थे, और हम अपनी लैंड का बड़ा रेस्पेक्ट करते थे, अपने फॉरेस्ट का, अपने रिवर्स का, उन्हें बहुत मानते थे। सडनली हमें क्या कहा गया कि ये फॉरेस्ट हमारे नहीं है। फॉरेस्ट के ऑफिसर्स आए, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार आए, और उन्होंने हमारे ज्यादातर हिस्से को काट दिया। और जब हमने विरोध किया कि ये तो हमारे फॉरेस्ट है, हमारी लैंड है, तो उन्होंने हमें बीट किया, पीटा, और हमें वो कोर्ट में ले गए। हमारे पास कोई लॉयर ही नहीं था, वकील ही नहीं था, तो हम अपना केस फाइट नहीं कर सके कोर्ट में। देन फिर दादू अब ये पूछ पूछ रही है, दादू फिर हम जिंदा कैसे रहे, सरवाइव कैसे किया हमने? ये देखो दिखा रखे हैं कि ऑफिसर आए, जंगलों को खत्म कर दिया, ये चला दिए रोलर। फिर कंपनी वाले आए इसके बाद, उन्होंने कहा कि हमारी जमीन के अंदर आयरन ओर है। ये आप जान लीजिए, जितने भी ये एरिया है ना, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, असम है, जहाँ आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, यहाँ की जमीन बहुत बहुत रिच है। कहीं पर यहाँ पर आयरन और किसे कहते हैं? तो आयरन ये होता है आपके तवे, चिमटे, बहुत सारी चीजें लोहे की बनी हुई होती हैं। लेकिन जमीन में से ये बिल्कुल ऐसा नहीं निकलता। जो जमीन में से लोहा निकलता है उसे कहते हैं आयरन ओर। तो उन्होंने कहा कि हमारी लैंड के में आयरन ओर है, और वो उसे माइन करना चाहते हैं। माइन का मतलब नीचे से निकालना चाहते हैं। उन्होंने हमें प्रॉमिस किया कि वो हमें जॉब देंगे, मनी देंगे, और अगर हम अपनी लैंड को उन्हें बेच दें। कुछ जो विलेजर्स थे वो तो बहुत एक्साइटेड हो गए, एक्साइटेड हैप्पी हो गए। अदर्स ने कहा, दूसरों ने कहा इससे तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मिलेगा हमें कुछ नहीं। कुछ ने अपने थंब प्रिंट देंगे। थंब प्रिंट क्या होता है? अंगूठे का निशान। आज भी बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे नहीं है ना, और उन्हें कहीं कुछ लेना होता है, बैंक में जाते हैं, तो उन्हें अपना थंब प्रिंट लगाना पड़ता है। तो कुछ लोगों ने अपने थंब प्रिंट दे दिए। उसका मतलब होता है, थंब प्रिंट देने का मतलब कि हाँ हम ये बात मानते हैं। ये उन्होंने, मैं पता नहीं चला उन्हें कि वो थंब प्रिंट देके अपने लैंड बेच रहे हैं। केवल उनमें से कुछ को जॉब दिया गया, लेकिन मोस्ट ऑफ अस डिड नॉट सेल। हमने ज्यादातर ने अपनी लैंड नहीं बेची, और हमारे में से बहुत सारों को फोर्स किया गया कि हम अपने घर छोड़ के जाएं और पास के टाउन में काम करने लगे। उन्होंने भी हमें पीटा, धमकियां दी, और आखिर में हमें अपनी लैंड उन्हें बेचनी पड़ी जो हमें अपने फोर फादर से मिली थी। उन लोगों को अथॉरिटीज का, यानी कि सरकार का सपोर्ट था, और हमारा जो पूरा लाइफ था वो रातों रात गायब हो गया, यानी कि बदल गया। और जब ये बात सुनी दादू से, तो ये कहा इसने, ओ दादू, एंड अवर लैंड, और हमारी जमीन, फॉर अवर 30 एकड़, 30 एकड़ जमीन के लिए हमें कॉन्ट्रैक्टर से केवल थोड़े से पैसे मिले। और मैंने तो अपने दोस्तों को, मेरे जो ज्यादातर दोस्त थे, उन्हें फिर कभी देखा ही नहीं। मनी, अब जो पैसे मिले वो शहर में बहुत कम दिन चले। हमारे पास लाइवलीहुड का, रोजी रोटी कमाने का कोई तरीका ही नहीं था। हम एक छोटे से किराए के घर में रहते थे, सारे लोग जरा सी जगह में, और फॉरेस्ट में तो हम खुल के जीते थे, बिल्कुल केयर फ्री था, ओपन स्पेस थे। वो हमें बहुत याद आता है। आफ्टर ए फ्यू इयर्स, कुछ सालों के बाद,
तुम्हारे फादर को जॉब मिली दिल्ली में और हम सब यहाँ आ गए। ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम्स थे हमारे लिए। दैट इज वाई बोथ ऑफ यू डिड नॉट गो टू स्कूल। इसीलिए तुम कितने सालों तक स्कूल नहीं गई। अब ये कहती हैं मुझे तो स्कूल जाने से बिल्कुल नफरत हो गई है। हमें वी हैड मिस्ड अवर सो मच ऑफ स्टडीज। स्टडीज तो हमने मिस की कि हमारी पढ़ाई छूट गई, लेकिन बच्चे हमारी मजाक बनाते थे। हम घर में संथाली लैंग्वेज बोलते थे, हमें हिंदी आती नहीं थी, इसलिए वो हमारी मजाक बनाते थे। लेकिन अब तो हमारे फ्रेंड्स हैं। आई कैन इवन स्पीक सम इंग्लिश नाउ। अब मैं थोड़ी अंग्रेजी भी बोल सकती हूँ। आई विश आई कुड हैव शोन माई फ्रेंड्स आवर विलेज बिफोर इट वॉज डिस्ट्रॉयड। अब ये कहती हैं काश मैं अपने दोस्तों को अपना वो विलेज दिखा पाती नष्ट होने से पहले। लेकिन तुम अभी अभी भी, अब दादू कहते हैं, अपने विलेज के बारे में उन्हें बता सकती हो। इट हैज ए लॉट टू टीच देम। उन्हें बहुत पढ़ाने की जरूरत है। अब ये लड़की प्रॉमिस करती है अपने दादू से, वन डे आई विल मेक ए मूवी ऑन दिस स्टोरी। मैं एक बार एक बड़ी होके इस पे मूवी जरूर बनाऊंगी, जिसमें हमारी कहानी होगी, आदिवासियों की स्टोरी होगी। आपने देखा अब इसमें कि कैसे दादू को अपना विलेज छोड़ना पड़ा। चलिए अब हम ये देखते हैं आदिवासी होते कौन हैं। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है ये। आदिवासी का मतलब होता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट रहने वाले, कहीं पे जो रहने वाले, जो पहले से लोग रहते आ रहे हैं, वो वहां के आदिवासी। आदि का मतलब होता है शुरुआत से, और वासी का मतलब रहने वाला, यानी कि जो शुरू से रह रहा है उसे कहते हैं आदिवासी। ये वो कम्युनिटी है जो कुछ जगह पर रहती थी और फिर रहती रही, फॉरेस्ट में रहती थी ये। अब जो 8% इंडिया की पॉपुलेशन है, यानी कि 100 में से 8 लोग आदिवासी हैं। और मैनी ऑफ इंडिया मोस्ट इंपोर्टेंट माइनिंग, इंडिया की ज्यादातर माइनिंग जो इंडस्ट्रीज हैं वो आदिवासी एरिया में। मैंने अभी आपको बताया था कि जो एरिया है ऐसे जहां आदिवासी रहते थे, अभी नाम भी पढ़ेंगे आप, वहां ज्यादातर जमीन के नीचे खजाना दबा पड़ा है। कहे का आयरन निकलता है, कॉपर, बॉक्साइट, यूरेनियम, गोल्ड, सब कुछ जमीन में से तो आती है चीजें, कोयला। अब ये एरिया कौन से? जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। आदिवासी आर नॉट ए होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? पॉपुलेशन। होमोजीनियस का मतलब जहां एक जैसे लोग रहते हैं। आदिवासी 5 डिफरेंट ग्रुप हैं इनके, आदिवासियों के। और ये ज्यादातर कहाँ रहते हैं? ये ज्यादातर है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। देखा ना, आधे से ज्यादा इंडिया आ गया इसमें। उड़ीसा में ही केवल 60 डिफरेंट अलग अलग तरीके के ट्राइबल ग्रुप हैं। इनमें हायरार्की नहीं होती। हायरार्की का मतलब क्या होता है? एक ग्रेडिंग सिस्टम है, जैसे कि सबसे ऊपर ग्रुप में कौन है, उसके बाद नीचे कौन आएगा, उसके बाद नीचे। जैसे आपने वर्णाश्रम व्यवस्था पढ़ी होगी, जाति वर्ण के सबसे टॉप पे ब्राह्मण होते हैं, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र, सबसे लोग होते हैं। तो वहां राजा तो थे ही नहीं, किंग्स का रूल नहीं था, तो वहां हायरार्की बनी थी, यानी कि सब इक्वल थे। आदिवासियों के अपने बिलीफ होते हैं, विश्वास, धर्म उनका अपना होता है। वो जैसे हाँ, हिंदू लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश जी, शिव जी, लक्ष्मी जी, देवी जी, इनको पूजते हैं। ये आदिवासी के लिए किसे पूजते थे? वर्शिप ऑफ एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों को, विलेज और नेचर स्पिरिट्स को, और बहुत सारे माउंटेन स्पिरिट, रिवर स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट, इनको पूजते थे। और किसी स्पेशल जगह जाके विलेज स्पिरिट को भी पूजा जाता था। तो इनका बिल्कुल ही जो धर्म और आस्था थी वो औरों से
अलग था एकदम से। आदिवासी हमेशा ही दूसरे धर्मों से प्रभावित हुए हैं, जैसे शक, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति और क्रिश्चियनिटी। ये तो प्रभावित हुए ही हैं, लेकिन आदिवासी रिलीजन ने भी जो उनके चारों तरफ रिलीजन था उसको प्रभावित किया है। इसका एग्जाम्पल भी है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, द जगन्नाथ कल्ट ऑफ उड़ीसा एंड शक्ति एंड तांत्रिक ट्रेडिशन इन बंगाल एंड असम, ये काफी प्रभावित हैं उनके तरीके से। आदिवासियों की अपनी लैंग्वेज होती है, जो संस्कृत, जैसे संस्कृत बहुत पुरानी लैंग्वेज है, तो उतनी पुरानी उनकी लैंग्वेज भी है, विच हैव ऑफन डीपली इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ मेन स्ट्रीम। अब मेन स्ट्रीम क्या होता है? मेन स्ट्रीम से आप समझ लीजिए मुख्य धारा। वैसे तो ये रिवर के लिए प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे मुख्य धारा से मतलब क्या है? मेजोरिटी ऑफ पीपल, जो काम मेजोरिटी ऑफ पीपल कर रहे हैं वो मेन स्ट्रीम कही जाती है। इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि बंगाली है, तो ये मेन स्ट्रीम की लैंग्वेज, उसको भी उन्होंने प्रभावित किया है। संथाली हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर। संथाली को सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं, तो ये आदिवासियों की लैंग्वेज है। और इतना ही नहीं, आप समझेंगे कि इंटरनेट पे भी इनकी मैगजीन्स, यानी कि ई जीन्स के रूप में मौजूद है। यानी कि जैसे ईमेल होती है, तो जो मैगजीन नेट पे होती है वो ई जीन्स कहलाती है। अब आदिवासी और स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या होता है? स्टीरियोटाइप होता है जैसे आपने मान लिया कि हाँ सब लोग ऐसे करते हैं, जैसे लोग कहते हैं ना, अरे लड़कियां घर के काम के लिए होती हैं, लड़के रोते नहीं हैं, लड़के स्ट्रोंग होते हैं, तो ये स्टीरियोटाइप है। आदिवासियों के स्टीरियोटाइप क्या थे? आदिवासियों की स्टीरियोटाइप यहाँ पर जो एग्जांपल दिया वो ये है कि ज्यादातर स्कूलों में जो फंक्शन होते हैं, ऑफिशियल इवेंट्स होती हैं, जो बुक्स होती हैं, मूवीज होती हैं, उनमें आदिवासियों को बड़े ही स्टीरियोटिपिकल वेज में दिखाया जाता है। कैसे? कलरफुल कपड़े पहने होंगे, कॉस्ट्यूम, हेड गियर, सिर के ऊपर कुछ लगाया हुआ होगा, और उन्हें डांस करते हुए दिखाया जाता है बस केवल। और इसीलिए लोग ये मानने लगते हैं कि ना और कुछ नहीं आता है। जैसे अभी आपने उसमें बातचीत में, दादू के साथ बातचीत में देखा कि लोग ये विश्वास करने लगते हैं कि एक्सोटिक हैं, सबसे अलग हैं, प्रिमिटिव, पुराने जमाने के हैं और बैकवर्ड हैं। ओपन इसीलिए आदिवासियों पर यह आरोप लगता है कि इनमें इन्होंने तरक्की नहीं करी है, एडवांसमेंट नहीं किया है, क्योंकि ये बदलना नहीं चाहते, चेंज होना नहीं चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब आदिवासी एंड डेवलपमेंट। अभी आपको मैंने बताया था कि जहां ज्यादातर आदिवासी रहे हैं वहां जमीन के नीचे बहुत सारे मेटल्स और मिनरल्स हैं। मेटल ओर्स, और आप समझ लीजिए जो जमीन में से जिस फॉर्म में निकालते हैं ना, वो उसका ओर कहलाता है। आयरन ओर, कॉपर ओर, तो उसे ओर लग जाता है उसमें। जैसे आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर, कोल, डायमंड्स, ये सारी चीजें जमीन के अंदर से निकलती हैं। और बहुत सारे बहुमूल्य टिम्बर, ये फॉरेस्ट में होते हैं। टिम्बर वो लकड़ी होती है जो हम फर्नीचर, बिल्डिंग बनाने के लिए यूज करते हैं। मेडिसिनल हर्ब्स, दवाई के पेड़ पौधे होते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स, जो एनिमल से आते हैं, जैसे वैक्स, लाख और हनी। और एनिमल खुद, जिनमें एलिफेंट्स, जो कि पहले आर्मी में हुआ करते थे, ये सारे के सारे कहाँ से आते थे? ये आते थे फॉरेस्ट में। और फॉरेस्ट में किसका राज था? कौन थे वहां के सब कंट्रोल करने वाले? वो थे आदिवासी। अब क्या हुआ कि जो कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ था वो इन लोगों का फॉरेस्ट पे ही डिपेंड था। और ये इंडिया की जो रिवर्स थी उनको रिचार्ज करने में हेल्प करते थे। कौन? फॉरेस्ट। कैसे? आप ये जानते हैं जब फॉरेस्ट एरिया ज्यादा होता है वहां बारिश भी ज्यादा होती है। बारिश ज्यादा होगी वहां पर तो नेचुरली रिवर में पानी जाएगा।
एंड और अब इतना ही नहीं कि ये केवल यही था कि फॉरेस्ट रिच होते थे, बल्कि ये क्वालिटी को इम्प्रूव करते थे किस चीज की? एयर की और वाटर की। आप जानते हैं कि जो ट्रीज होते हैं वो एयर को प्योरीफाई करते हैं, तो इसीलिए एटमॉस्फेयर में इतना पोल्यूशन नहीं होता था। आदिवासी को बड़ी गहरी नॉलेज थी और उनकी पहुंच भी थी, और वो ज्यादातर कंट्रोल करते थे फॉरेस्ट एरिया को 19th सेंचुरी के मिडिल तक। क्योंकि आदिवासी एरिया में, फॉरेस्ट में जो बड़े बड़े स्टेट थे, एम्पायर थे, उनका राज्य नहीं चलता था। वहां सब कुछ जो मोस्ट पावरफुल थे वो आदिवासी ही थे। इससे हमें पता चलता है कि जो आदिवासी की आज इमेज हम मानते हैं, उस समय बिल्कुल उल्टी थी। आज हम मानते हैं वो मार्जिनल हैं, पावरलेस कम्युनिटीज हैं। देखिए, शुरुआत में वो हंटर और गैदरर्स थे, नॉमड्स, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे। और धीरे धीरे फिर उनकी जो उन्हें फोर्स किया गया इकोनॉमिक चेंज के लिए। कैसे हुआ? जैसे आपने भी उसमें पढ़ा है दादू के साथ बातचीत में, कि फॉरेस्ट की पॉलिसी बनी और जो पॉलिटिक्स की पावर है उसको यूज किया गया। वहां उनको भगा दिया गया जंगलों से। उनको प्लांटेशन में, कंस्ट्रक्शन साइट जहां मकान, पुल, डैम, फैक्ट्री बनती है वहां पर, इंडस्ट्रीज में, और जो घर के नौकर होते हैं वहां पर काम करने के लिए फोर्स हुए वो, क्योंकि खाने के लिए उनके पास था नहीं, कोई रोजी रोटी का जरिया नहीं था, पढ़े लिखे थे नहीं, तो इसलिए। और उनकी जो जगह थी उस पे कंट्रोल हो गया गवर्नमेंट का। अब यहाँ दिखाया है कि 1830 के बाद आदिवासी जो झारखंड से थे, पास पास के एरिया से थे, वो इंडिया के, वो खाली इंडिया ही नहीं, मॉरिशस, कैरिबियन, ऑस्ट्रेलिया, वहां तक काम किया उन्होंने जाके मजदूर के रूप में। और इंडिया की जो टी इंडस्ट्री है आज वो, उनमें 70 लाख आदिवासी अकेले असम में काम करते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसा जीवन जिया। यहाँ पर ये एक और इंफॉर्मेशन आप देखिए, यहाँ पर ये नियामगिरी हिल है, ये यहाँ दिखाई गई है, जो कि उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में है। न्यामगिरी इस कम्युनिटी के लोगों का एक पवित्र माउंटेन है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक एल्यूमिनियम की बड़ी कंपनी लगा दी, और जो आदिवासी कम्युनिटी थी उन्हें यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि उन्हें यहाँ से हटा दिया गया। कुछ जो एनवायरनमेंट को बचाने वाले लोग थे उन्होंने केस भी किया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये केस अभी तक भी पेंडिंग है। आप समझ सकते हैं ना कि इनके एरिया का क्या हाल हुआ। फॉरेस्ट लैंड्स हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर। टिम्बर के लिए फॉरेस्ट की लैंड क्लियर कर दी, यानी कि वहां से पेड़ काट काट के लकड़ियां ले गए, और लैंड को एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए यूज किया गया। आदिवासी ऑल्सो हैव लिव्ड इन एरियाज। आदिवासी उस एरिया में रहते थे जो जमीन मिनरल्स में बड़ी रिच थी, वहां बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे। ये चीज बार बार आ रही है, लेकिन उनकी जमीन को जबरदस्ती फोर्सफुली ले लिया गया। प्रोसीजर भी, यानी कि तरीका लेना का जो होता है वो भी नहीं फॉलो किया गया। ऑफिशियल फिगर के अनुसार जो 50% से ज्यादा लोग थे उन्हें हटा दिया गया वहां से जब माइनिंग शुरू हुई। और जो माइनिंग प्रोजेक्ट जहां पर चले हैं वहां से जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक सर्वे किया, और उस सर्वे से पता चला कि जो 79% लोग हैं वो कहां से हटे? आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, झारखंड से, और ये सारे के सारे लोग ट्राइबल लोग थे। जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है असम वाला, वहां पर उनकी लैंड पर ज्यादातर मिलिट्री लगी हुई है, हाईली मिलिटराइज्ड
मिलिटराइज का मतलब होता है जहां पे हम मिलिट्री लगा दें, तो नेचुरली उन्हें हटना पड़ा। जो रिपोर्ट दी गई थी उसके जो सर्वे किया गया था, उस सर्वे को एक और डाटा सामने आया था, और ये सर्वे किया गया था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा नवंबर 2023 में, कि इंडिया में 106 नेशनल पार्क्स हैं, जिनमें कितना एरिया कवर होता है, 44,402.9 स्क्वायर किलोमीटर। 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये कितना किलोमीटर में बात हो रही है, ये 123,762.56 स्क्वायर किलोमीटर। ये वो एरिया हैं जो कि ट्राइबल्स के थे, वो रहते थे, वहां से उनसे खाली कराया गया। इविक्टेड का मतलब है खाली कराना। अब अपनी लैंड को खोना और फॉरेस्ट से उनकी पहुंच का खत्म होने का मतलब क्या था, कि उनके रोजी रोटी का और फूड का कोई तरीका ही नहीं था। आदिवासी सिटीज में आए काम की तलाश में, जहां उन्हें बहुत ही लो वेजेज पर, बहुत ही कम तनख्वाह पर इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन साइट पे बिल्डिंग बनाने में लगाया गया। और इस प्रकार से वो गरीबी और अभाव, पॉवर्टी कहते हैं गरीबी, डेप्राइवेशन होता है अभाव, के चक्र में फंस गए। जो 45% ट्राइबल ग्रुप हैं वो गांव से हैं, 35% जो हैं वो अर्बन एरियाज में हैं, और ये हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे, यानी कि बीपीएल वाले, बिलो पॉवर्टी लाइन। और ये इनके ज्यादातर बच्चे माल नरिश्ड हैं। माल नरिश का मतलब क्या होता है, पूरा खाने के लिए ना मिलना, शरीर में जो चीजें जरूरी है उनकी कमी होना। जब आदिवासी अपनी लैंड से हटाए गए तो उनकी इनकम का सोर्स खत्म हो गया। देखो बातें कई बार रिपीट होके आ रही हैं, अच्छे से आपको याद हो जानी चाहिए। उन्होंने अपनी परंपराएं खो दी, रीति रिवाज खो दिए, जीने का तरीका बदल गया। अब दे टुक और वो अब क्या कहा उन्होंने, वो कहते हैं कि उन लोगों ने आके, जो दूसरे लोग आए थे हमारी जमीन लेने के लिए, उन्होंने से हमारी खेती की जमीन ले ली। दे लेफ्ट सम हाउसेज, उन्होंने कुछ घर छोड़े। दे टुक द क्रीमेशन ग्राउंड, जहां हम अपने आदमियों को मरने के बाद दफनाते वो भी ले लिए। टेम्पल ले लिए, हमारे कुएं वेल ले लिए, पोंड तालाब ले लिए, यानी कि सब कुछ ले लिए। जिंदा रहते तो रहते कैसे। माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन, मतलब इसका मतलब क्या है, इसको समझने के लिए पहले मैं आपको समझाती हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे सेफ गार्ड्स हैं जो कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, यानी कि जिन भाषाओं को बोलने वाले कम लोग हैं, उनको ये फंडामेंटल राइट दिया गया है। और माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है, कि वो लोग जिनकी संख्या बाकी पॉपुलेशन से न्यूमेरिकली कम होती है। जो यूनिट 1 आपने पढ़ी थी उसमें बताया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये रिकग्नाइज करता है कि जो मेजोरिटी की कल्चर है वो पूरी सोसाइटी को प्रभावित करती है, और गवर्नमेंट भी अपने आप को इस तरीके से एक्सप्रेस करती है। लेकिन जो मार्जिनलाइज ग्रुप हैं उनके भी कल्चर को सुरक्षित रखने के लिए सेफ गार्ड्स हैं कुछ निश्चित, जो कि उनकी कल्चर को बचाने में हेल्प करते, प्रोटेक्ट करते हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं कि उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ना हो, उन्हें किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाया जा सके। और इसी से, इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेफ गार्ड्स हैं, इन्हीं की वजह से जो इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी है वो सुरक्षित रहती है, और साथ में इक्वलिटी, समानता और जस्टिस, सबको न्याय मिले, इसको बढ़ावा मिलता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए काम करता है। अब यहाँ पे मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन, जो 2011 में सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी,
उसमें मुस्लिम्स की संख्या थी 14.2% पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का। तो इसीलिए नेचुरली कंपैरेटिवली इनका लोअर स्टेटस था सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और इन्हें मार्जिनलाइज कम्युनिटी माना गया है। अब चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं कि कैसे ये कुछ डाटा दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कम्युनिटीज हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख। पक्का हाउसेस सबसे ज्यादा किसके पास हैं? सिखों के पास। मुस्लिम के पास है सबसे कम 63.8। इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा सिख के पास और सबसे कम फिर अगेन मुस्लिम्स। टैप वाटर सबसे ज्यादा सिखों के पास है और सबसे कम 35.8 मुस्लिम के पास। तो इससे क्या पता चलता है कि इसमें जो मुस्लिम वर्ग है वो मार्जिनलाइज है, उनके जो मार्जिनलाइज ग्रुप होता है वो डिसएडवांटेज में रहता है। और भी डाटा है, ये लिटरेसी रेट बाय रिलीजन। हिंदू 63% पढ़े लिखे हैं, मुस्लिम 57, क्रिश्चियन 74%, सिख 67, बुद्धिस्ट 71% और जैन है 86%, यानी कि 100 में से 86 लोग पढ़े हुए हैं। अब जो मुस्लिम की पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है तो उसमें पॉपुलेशन है 13.5%। आईएएस कितने बने? 3%। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस 4%। आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 1.8%। और पीएसयू में कितने लोग काम करते हैं? 3.3। स्टेट पीएसयू में 10.8, बैंक वगैरह में और आरबीआई में 2.2%। देख सकते हैं आप कितनी कम उनकी संख्या है। तो ये माना गया है कि मुस्लिम्स पीछे हैं डेवलपमेंट के मामले में। तो गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई 2005 में और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और जो मुस्लिम का सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल स्टेटस था वो दिया, जो आपने अभी पढ़ा भी है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर 56 जो कि उस रिपोर्ट का है, उसमें बताया कि जो मुस्लिम चिल्ड्रन हैं उनकी स्कूलिंग, जो बच्चे 7 to 16 ईयर की एज के हैं वो काफी कम है। और दूसरी कमिटीज की हिसाब से जो मुस्लिम्स के रीति रिवाज है, कल्चर है, वो भी अलग है। जैसे आदिवासी की अलग थी, आपने खुद भी देखा होगा ये कि जो मुस्लिम्स हैं बुर्का पहनते हैं, लंबी बियर्ड रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं, वेयर ए फैज, और जिससे कि आप उन्हें तुरंत पहचान सकते हैं कि वो दूसरे मेन स्ट्रीम से अलग हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है, घेटोआइजेशन। क्या होता है घेटोआइजेशन? घेटोआइजेशन घेटो वर्ड से बना है। अब घेटो क्या होता है? घेटो का मतलब होता है जब एक ही कम्युनिटी के लोग, एक ही तरीके के लोग जो मार्जिनलाइज हैं एक जगह रहते हैं, तो घेटोआइजेशन शुरू हो गया। जो मुस्लिम का घेटोआइजेशन है उसका मतलब यह है कि जो कुछ पर्टिकुलर एरिया है वहां पर मुस्लिम ज्यादा लोग रहते हैं, जैसे आदिवासी था। अब यहां पर ये दिखाया इन्होंने कि जो भी हमें राइट दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी पॉलिसी, जो भी कानून बताए गए हैं, वो हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला इस लेसन से, हमें पढ़ने से, कि जो भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं हम उनको आगे प्रमोट करें। उसमें दलित लोग भी हैं, क्योंकि मार्जिनलाइजेशन से लो सोशल स्टेटस बनता है, इक्वल राइट्स नहीं मिलते हैं, एजुकेशन में इक्वल नहीं होते हैं, रिसोर्सेज के प्रति हमारी पहुंच इक्वल नहीं होती है। अगर हम इस चीज को खत्म करेंगे तो हमें सब लोग मेन स्ट्रीम में आ सकेंगे। जो सचर कमेटी की रिपोर्ट थी, उन्होंने ये मिथ मिथ क्या होती है कि मान लिया हाँ ऐसा ही होता है, तो उसको
रिजेक्ट किया। मिथ क्या थी कि ये जो ज्यादातर मुस्लिम चिल्ड्रन हैं वो मदरसों में पढ़ते हैं। ये मिथ सही नहीं थी, जबकि 66% गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ते हैं और 30% प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। ये रिपोर्ट कर दिया हुआ डाटा था। आई होप कि आपको ये लेसन अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी मैं क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी बनाऊंगी, नोट्स की भी बनाऊंगी, उसको भी आप जरूर देखना। और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो प्लीज मत भूलिए। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं तो इतना तो आपको करना चाहिए। थैंक यू।